चलिए अब हम समझते हैं कि समय और स्थान किस तरह एक कुंडली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो लोग एक ही समय पर पैदा होते हैं, पर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में। एक मुंबई में सुबह 6:30 बजे पैदा होता है और दूसरा उसी समय लंदन में आधी रात के बाद 1 बजे जन्म लेता है, क्योंकि ज्योतिष में भू केंद्रित मॉडल का उपयोग करते हैं। इसलिए इन दोनों स्थानों से दिखाई देने वाला आकाश और उन दोनों की कुंडली पूरी तरह अलग दिखाई देंगे। क्यों? पृथ्वी को देशांतर और अक्षांश में विभाजित किया गया है। मुंबई भूमध्य रेखा से 18 डिग्री उत्तर और ग्रीनविच मेरिडियन से, जो लंदन से गुजरता है, 0 डिग्री जीएमटी से 72 डिग्री पूर्व में स्थित है, जबकि लंदन 0 डिग्री जीएमटी और 51 डिग्री उत्तर पर स्थित है। इसलिए इन दोनों महानगरों से दिखाई देने वाला आकाश, साथ ही ग्रह और नक्षत्र एकदम अलग नजर आएंगे। इसलिए किसी कुंडली को बनाने के लिए 3 जानकारियां आवश्यक हैं: जन्म का समय, जन्म की तारीख, जन्म स्थान। साथ ही आधी रात 12 बजे से अगले दिन की गणना शुरू करने वाली प्रणाली का कोई तार्किक आधार नहीं है, और इसने समय को समझने के हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। वैदिक काल में एक दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक माना जाता था। इसलिए यदि कोई 31 अगस्त की रात को 1 बजे जन्म लेता है, तो उसकी जन्म तिथि 31/8 ही मानी जानी चाहिए, ना कि 1 सितंबर। यह खासकर तब ध्यान में रखना आवश्यक है जब हम ज्योतिष में अंक शास्त्र लागू कर रहे हों, क्योंकि हम अलग-अलग प्रणालियों को मिलाकर डबल ट्रिपल जांच कर सकते हैं कि हमारी गणनाएं और भविष्यवाणियां सटीक हैं या नहीं। ज्योतिष में ना, आप अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें, आप बेसिकली स्पेस की बात करें, आप स्थान बल की बात करें। ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है पहले दिन: देश, काल, पात्र। कौन सा व्यक्ति किस देश में पैदा हुआ है मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? इस पृथ्वी पे जो कुछ भी होता है उसके लिए सन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा का एक कारक है। हमारे पास एक स्रोत है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जहां पे सन का एंगल स्टीप है, वहां पे लॉन्जिविटी 40s और 50s में है। जितनी भी कंट्रीज के अंदर 4-5 डिग्रीज का सन का एंगल है, वहां पे व्यक्ति की जो आयु है कम हो गई है, क्योंकि जितनी हीट हो रही है उतना आयु कम जा रहा है। और जितने भी ठंडे देश हैं, जैसे कि रशिया, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, वहां पे जो आयु है, जो लॉन्जिविटी है, वो 84 साल, 90 साल, 96 साल तक जा रही है। वहां पे सन का एंगल बदला हुआ है, क्योंकि शनि आयु का कारक है। शनि ठंडी जगह रिप्रेजेंट करता है, और ठंडी जगह पे लोगों की आयु ज्यादा होती है। अब देखिए, जो व्यक्ति रशिया में पैदा हो रहा है ठंडी जगह पे, उसकी आयु आप कंपेयर करेंगे किसी हिंदुस्तान वाले व्यक्ति से, आपको देश देखना पड़ेगा कि देश क्या है। दूसरा है काल। काल मतलब कि क्या टाइमिंग है। अगर आप स्पेस की बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि क्या स्थान बल है, मतलब बेसिकली स्पेस स्थान ना। तो 6 बल में से, जो 6 बल बताए गए ग्रहों के, उसमें से एक है स्थान बल। क्या इस धरती के अंदर वो ताकत है कि मेरे ग्रहों को सपोर्ट कर पाए? हर व्यक्ति की कर्म भूमि होती है। एक वो जहां पे आप पैदा हुए, जन्म भूमि, एक कर्म भूमि। कहां पे जाके ना आपको वो सुकून मिलेगा या वो ऊर्जा मिलेगी उस पृथ्वी से कि आप ना ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा वो बताता हूं, एग्जाम्पल है ये, कि आप ना उन लोगों को देखिएगा जिन्होंने अपने घर बदला। एक जो राइटर थे जिन्होंने शर्लॉक होम्स लिखा, वो डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन, और वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहे कि मेरा प्रोफेशन चल जाए। प्रोफेशन नहीं चला तो उन्होंने लिखना चालू करा शर्लॉक होम्स पे। लेकिन ना, जब तक उन्होंने अपनी जगह नहीं बदली ना, तब तक उनका राइज नहीं हुआ। अच्छा, जगह जहां पे बदली, उसका लैटिट्यूड और उनके सन के चार्ट का लैटिट्यूड सेम था। जिस दिन वो मिल गया, उस दिन उनका राइज हो गया। तो जब आप जगह चुनते हैं ना अपने रहने के लिए, उस दिन ना वो धरती बता देती है कि यहाँ पे आपको फलना है या नीचे गिरना है। जितने भी आकाश में विद्यमान ग्रह हैं,
उनका जब हम किसी स्थान पर किसी वंश परंपरा में उत्पन्न बालक के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम इस किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो अध्ययन करते हैं वो होरा शास्त्र होता है। जैसे कि अब यहाँ पर अब सूर्यादि ग्रहों के जो प्रभाव हैं, आप गर्मी से आप प्रत्यक्ष रूप में मोटा मोटी आप देख लीजिए सूर्य की गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है। आप लंदन में चले जाएंगे तो वहां पर सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की जो गति है, सूर्य की जो स्थिति है वो डिफरेंट होगी। बच्चे जो पैदा होते हैं वो हमारे यहाँ जो वंश परंपरा है, जो हम गोत्रों का उच्चारण करते हैं, अनेक ऋषियों के संतान हैं। तो अनेक ऋषियों का संतान होने के चलते सबके डीएनए अलग अलग हैं। तो जो सूर्यादि ग्रहों की जो तत्व हैं, जो उनका प्रभाव है, उनको ग्रहण करने की कैपेसिटी भी सबकी अलग अलग होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कहाँ पर पैदा हुआ, किस वंश परंपरा में पैदा हुआ और किस समय में पैदा हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रह नक्षत्रों का अंतर तो एक है ही, जैसे कि यहाँ पर अभी जितना समय हो रहा है वहां पर लंदन में या अमेरिका में उत्पन्न हुए बच्चे के लिए उतना समय नहीं होगा। अगर वहां पर कोई बच्चा उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर दूसरा समय होगा, वो दूसरे लेटीट्यूड लैंगिट्यूड पे है, वो दूसरा अक्षांश है और रेखांश है, तो उसका ओरिजिन बदल जाएगा, चेंज बदल जाएगा, लग्न बदल जाएगा। जब लग्न चेंज होगा तो डायमेंशन चेंज हो जाएंगे सभी प्लैनेट्स के, तो जब डायमेंशन चेंज होंगे तो इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, जो उनका प्रभाव चेंज हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो वांशिक जो जेनेटिक जो कंपोनेंट्स उसके बॉडी में पड़े हुए हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी उसकी है, अर्थात किस रूप में। क्योंकि आप अगर कोयला रख दें, दूध रख दें, तेल रख दें, अग्नि रख दें और सूर्य की लाइट अगर आप करेंगे और इससे जो हवाएं आएंगी तो उसमें चारों के प्रभाव जो होंगे वो अलग अलग होंगे। क्योंकि चारों के गुणधर्म अलग अलग है। वैसे ही एक व्यक्ति के ऊपर, कोई भी व्यक्ति जब इस सृष्टि पे आता है और जिस कालखंड में आता है और उस कालखंड पर वहां के क्षितिज के अनुसार ग्रहों की जो स्थितियां बनती हैं, उनका जो जन्मांग चक्र बनता है, वो उसके जीवन के लिए दिशा और दशा निर्धारित करता है। अगर कोई लंदन में है तो वो वहां पर उसकी दिशा और दशा निर्धारित करेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे क्षितिज पे है, वहां पर लग्न परिवर्तित होगा, ग्रहों की स्थितियां बदलेंगी, ग्रहों के मान बदलेंगे, ग्रहों के प्रभाव की जो दृष्टि है वो बदलेगी, इसीलिए उनके जीवन में प्रभाव दूसरा होगा। तो एक कालखंड में उत्पन्न विभिन्न स्थानों पर ये परिवर्तन तो होता ही है। मनुष्य की नियति में जो लिखा है उसे होने से कोई नहीं टाल सकता। होनी अपने समय पर होकर ही रहती है, यही सत्य हम इस कथा से जानेंगे। मिहिर महान राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। राजा उनके विशाल ज्ञान और सटीक भविष्यवाणियों के लिए उनका अद्भुत सम्मान करते थे। एक बार राजकुमार के जन्म के बाद मिहिर को उसकी कुंडली देखकर भविष्य बताने को कहा गया। ध्यान और गणना के बाद उन्होंने बताया कि राजकुमार की आयु पर एक गंभीर संकट है। उसकी मृत्यु उसके 18वें वर्ष में एक निश्चित महीने और तिथि पर एक वराह जंगली सूअर के कारण होगी और कोई मानव उपायों से नहीं बचा सकेगा। राजा विक्रमादित्य और उनके मंत्री भट्टी ने राजकुमार की रक्षा हेतु एक विशाल महल बनवाया, जिसकी दीवारें 80 फीट ऊंची थी। 10,000 सैनिक अंदर बाहर पहरा देते थे। न कोई इंसान, न कोई बिल्ली, न चूहा, किसी का अंदर प्रवेश संभव नहीं था। राजकुमार को 7वीं मंजिल पर रखा गया और नीचे जाने तक की अनुमति नहीं थी। सबको विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जंगली सूअर से राजकुमार की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। राजा ने मिहिर से कहा कि वे अपनी भविष्यवाणी वापस ले लें और इसके बदले उन्हें राज चिन्ह वराह की प्रतिमा से सम्मानित करेंगे। लेकिन मिहिर अडिग रहे। निर्धारित समय पर जब राजा ने खबर ली तो बताया गया कि राजकुमार बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन मिहिर शांत रहे और बोले, महाराज, जिस क्षण मैंने बताया था उसी क्षण राजकुमार की मृत्यु हो चुकी है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आइए स्वयं चलकर देखें। 7वीं मंजिल पर मित्रों के साथ खेल रहे थे। सभी ने कहा, राजकुमार अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर हवा लेने गया है। वे सब बाहर भागे और देखा कि राजकुमार एक खाट पर खून से लथपथ मृत पड़े थे। जांच करने पर पता चला कि महल की चोटी पर लगे राज चिन्ह वराह के लोहे के सिर के गिर जाने से उनकी मृत्यु हुई थी। तेज हवा के झोंके से ध्वज स्तंभ टूट कर गिरा और वराह के दांत व खुर सीधे राजकुमार पर आ गिरे। घाट ने आवाज दबा दी, इसलिए किसी को पता नहीं चला। भविष्यवाणी पूरी हुई और मिहिर को वराह मिहिर की उपाधि मिली।
यह कथा दर्शाती है कि मनुष्य कुछ सोचता है पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हम जो परिणाम या घटना कल्पना करते हैं वह उसी रूप में घटित नहीं होती, बल्कि प्रकृति के अपने तरीके से। मजेदार बात यह है कि एक ही जगह पे एक ही समय पे दो बच्चे जब उत्पन्न होते हैं तो वहां पर प्रभाव कैसे अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो दो चीजें हैं। एक तो देखिए, ज्योतिष जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, अभी आधा ही प्रयोग कर रहे हैं, आधा का तो प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है। दो चीजें हैं, एक जो है वो गर्भाधान से लेकर के और जन्म समय तक का कैलकुलेशन, और एक जो है वो जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत का कैलकुलेशन। तो एक तो जो गर्भाधान का जो काल है वो दो बच्चों का अलग अलग हो सकता है, होता है। जैसे कि आज एक ही घर में, एक ही अगल बगल के दो घरों में दो बच्चे अगर उत्पन्न होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों माताएं एक साथ कंसीव की होंगी, तो दोनों का गर्भाधान काल अलग है। तो दोनों का गर्भाधान काल अलग होने के कारण कुछ प्रभाव तो दोनों अलग अलग वैसे ही लेकर के पैदा हो रहे हैं। जो तत्व उनके अंतर्गत जो डाला गया है, जो तत्व निहित है, वो अलग अलग है। दूसरा, दोनों माता और पिता के जो गुण धर्म है, उनके जो शारीरिक गुण धर्म है, वो दोनों अलग अलग हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, उनके बॉडी की जो ऊर्जा है वो अलग अलग है, तो वो भी प्रभावी होती है। तो एक स्थानों पे एक कालखंड में उत्पन्न होने वाले बच्चे भी दूसरे दूसरे प्रभाव में इसलिए जाते हैं ग्रहों के, कि ग्रहों ने उन माता पिता के ऊपर जो प्रभाव डाला हुआ है, या उनकी जो अनुवांशिक परंपरा है, या जो दोनों के गर्भाधान काल में जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसमें जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, ये दोनों पृथक पृथक हुए, इसलिए उसके जीवन में भी पृथकता दिखाई देती है और एक जैसे गुणधर्म नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बहुत विस्तृत शास्त्र है, इसको बिल्कुल ही ठीक से समझ करके और बिल्कुल इस जो बताई गई विधियां हैं, जो नियम हैं, उन नियमों को केंद्र में रख करके अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल ही इसकी जो सत्यता होगी वो पूर्णतया हमारे सामने दिखेगी। अब आप अपने हाथ को देख लो, ये 3 डायरेक्शन हो गए। बोलते हैं फिजिक्स में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंटायर फिजिकल भूर्भुव स्वर्गलोक, ये 3 एक्सिस में आ गए। जो कुछ भी दिखता है आपको या दूरबीन में दिखता है फिजिकल वर्ल्ड, इसमें आ गया। और ये सारे फिजिकल चीजें समय में फंसा पड़ा है। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो इस वक्त, जो लेते हैं करीबन 1:30 को आप मेरे सामने बैठे हो। 2 घंटे पहले आपको याद होगा आप यहाँ घूम रहे थे, याद होगा आपको हम भी घूम रहे थे, मगर वो चीज कहाँ है, वो कहाँ चले गया? मगर है, हम वो देख सकते हैं, हमारे इस चक्षु से हम वो चीज देख सकते हैं। वो चीज जो देख रहे हैं वो है, वो झूठ नहीं है, वो सच है। और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी बैठे हैं, ये भी सच है। तो इन दोनों के लाइन एक सीधा सा लाइन है जिसको समगति, सीधा लाइन समगति, समय है। अब ये जो था प्रारब्ध का मैप जन्मपत्री है, कोई फर्क इसमें नहीं है। 2 तरीके से टाइम की काउंटिंग, एक जियोसेंट्रिक, एक हीलियोसेंट्रिक। नासा हीलियोसेंट्रिक चलता है, हमने स्पेस स्टेशन ऊपर बनाया, गिन रहे हैं, ये सायन है। हमने नीचे बैठ के यहाँ ध्यान योग से देखा, ये भू केंद्रीय है, जियोसेंट्रिक। भारत के अंदर हम सायन निकालते हैं पर उसमें से घटा के निर्णय कर देते हैं। अयन का अर्थ है मार्ग। जब हम जमीन पे बैठे हैं ऐसा लगा सूर्य दक्षिण दिशा को लेके जा रहा है, क्योंकि 2 हिस्से हैं ना, आधा आधा हेमिस्फीयर कर दिया हमने। आधा हेमिस्फीयर करते हुए जब सूर्य कर्क राशि में आया तब आपका दक्षिणायन शुरू हो गया। इसमें क्या होगा, हरि सो जाएंगे। जब भगवान विष्णु सो जाएंगे तो मेरे ऊपर कृपा कौन करेगा, तो अच्छे काम नहीं होंगे। जब हरि प्रबोधिनी आएगी तो जाग जाएंगे, तो सब कामों में वो विटनेस बनेंगे, तो अच्छा होगा। पूरे का पूरा कर्मकांड की पद्धति ज्योतिष पर आधारित है, इसलिए कर्क राशि में सूर्य आ जाएगा। गिनेंगे कैसे? दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर को और 21 मार्च को बराबर होंगे। फिर सूर्य अपने मार्ग को बदलेगा, सूर्य नहीं मतलब पृथ्वी घूमती है, तो आपका जो है वो दक्षिणायन और उत्तरायण के हिसाब से चलेंगे। एक एक चीज काउंटेड है और साइंटिफिक है, आप उसे प्रूव कर सकते हैं। आप सबसे लंबा दिन क्या हो जाएगा 21 जून, सबसे लंबी रात कब हो जाएगी 22 दिसंबर। उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन की व्याख्या। पृथ्वी जिस मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे क्रांति वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी अंतरिक्ष में अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसी कारण पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटने वाली भूमध्य रेखा
क्रांति वृत्त के सापेक्ष 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है। इस झुकाव के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बाहरों के क्षेत्रों में हमें ऋतुओं का बदलाव दिखाई देता है। क्रांति वृत्त के दोनों ओर लगभग 8 डिग्री की दूरी में फैली हुई कई तारा मंडलों का जो विशाल घेरा बनता है उसे राशि चक्र कहा जाता है। ज़ोडिएक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जानवरों का चक्र। क्योंकि पूरा व्रत 360 डिग्री का होता है, इसलिए तारा समूहों को लगभग 30 डिग्री के समूहों में विभाजित किया गया, जिससे राशियों के 12 समूह बने। प्रत्येक डिग्री 60 मिनट के चाप में विभाजित है और प्रत्येक मिनट 60 सेकंड के चाप में विभाजित है। 24 घंटों में प्रत्येक समूह लगभग 2 घंटे 24/12 पूर्वी क्षितिज पर रहता है। यदि आपके जन्म के समय किसी ने पूर्वी क्षितिज की ओर देखा कि कौन सा राशि उदित हो रहा है, तो वह आपका लग्न या उदय राशि शरीर है। उस समय आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित था वह राशि वह आपकी राशि है। जैसा कि भारत में प्रयोग किया जाता है, यह चंद्र राशि मन है और आपका सूर्य जिस नक्षत्र में स्थित है वह आपकी सूर्य राशि आत्मा है, जो राशि चक्र का नक्षत्र रूप है, जिसे हम आम बोलचाल में कहते हैं। पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर अपने चारों ओर घूमना एक भ्रम पैदा करता है कि आकाश पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सूर्य और उसके सहयोगी ग्रह पूर्व में उदय होंगे और पश्चिम में अस्त होंगे। इस आभासी गति को दैनिक गति कहते हैं। हर 24 घंटे में होने वाली इस गति के अलावा ग्रह पृथ्वी से देखे जाने पर राशि चक्र के साथ साथ चलते हैं। जैसे ही वे सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करता है, इसे उचित गति कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जो एक चंद्र सौर पंचांग है, अर्थात जिसमें गणना में सूर्य और चंद्रमा दोनों का उपयोग किया जाता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी उत्तरायण की शुरुआत होती है। इसके बाद सूर्य क्रमशः मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन इन 6 राशियों से होकर गुजरता है और जब वह मिथुन राशि के अंत तक पहुंचता है तो इसकी अवधि को उत्तरायण कहते हैं। यह अवधि लगभग 22 दिसंबर से 21 जून तक होती है। इस दौरान सूर्य का आभासी पथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर अधिक सीधी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में यह वसंत और ग्रीष्म ऋतुओं का समय होता है। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तरायण को अत्यंत शुभ काल माना जाता है। यह नए उपक्रमों, अनुष्ठानों, त्योहारों, दान पुण्य और पवित्र अनुष्ठानों की शुरुआत के लिए अनुकूल माना जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जो सूर्य के उत्तर दिशा में प्रवेश का प्रतीक है। ज्योतिष में यह काल सकारात्मकता, प्रगति और दैवीय गतिविधि का प्रतीक है, जिसे देवकाल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं का दिन। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तभी दक्षिणायन की शुरुआत होती है, जिसके बाद सूर्य क्रमशः कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु इन 6 राशियों से होकर गुजरता है और जब सूर्य धनु राशि के अंत तक पहुंच जाता है तब दक्षिणायन समाप्त होता है। यह काल लगभग 21 जून से 22 दिसंबर तक रहता है। इस दौरान सूर्य का आभासी पथ दक्षिण की ओर हो जाता है और उसकी किरणें उत्तरी गोलार्ध पर तिरछी पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। भारतीय जलवायु चक्र में यह काल मानसून और शीत ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना जाता है, इसलिए इस काल में विवाह, गृह प्रवेश या धार्मिक अनुष्ठान जैसे शुभ कार्य आमतौर पर नहीं किए जाते, क्योंकि इसे दिव्य विश्राम का काल माना जाता है। क्या आपको महाभारत के वह महान योद्धा भीष्म पितामह याद हैं, जो बाणों की शैया पर लेटे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वे अपने प्राण त्यागने के लिए शुभ क्षण का इंतजार कर रहे थे। मान्यता है कि मनुष्य किस समय अपना शरीर त्यागता है, उसी क्षण के प्रभाव से यह निर्धारित होता है कि अगला जन्म किस योनि में होगा और आत्मा किस लोक की ओर प्रस्थान करेगी।